हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाली क्लास इतनी बेहतरीन क्लास होने वाली है ना कि आपको लगेगा कि हाँ यार, मजा आ गया बस सर के साथ पढ़ाई करके। क्योंकि आज वाली क्लास में मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन का एक पार्ट, नाउन एंड केस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड इस नाउन एंड केस पर हमेशा, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इसका क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा। और इतना ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, हमेशा इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरी सलाह है आप बच्चों को कि इस वाले चैप्टर में मेरे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा और मेरे साथ नाउन एंड केस पूरा एंड तक सीखिएगा। इस वाले पूरे वीडियो लेक्चर में मैं नाउन एंड केस एंड टू एंड पूरा डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, बात आई आपको पकड़ में। दूसरे लिए मेरी सलाह यह है कि कुछ कुछ बच्चों को ना मैं बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो अचानक से बीच में वीडियो देख रहे होंगे। तो मेरी सलाह यह है कि मैंने एक सीरीज में वीडियो चला रहा हूं, मैं पूरा सीरियल वाइज चैप्टर बाय चैप्टर कन्वे करता जा रहा हूं। तो कोशिश ये कीजिए कि मेरे साथ सीरीज में पूरा बने रहिए। दो वीडियो छोड़कर तीसरा वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा या परेशान भी हो जाओगे कि ये किस टाइप का इंग्लिश चल रहा है करके। तो जो मैं सीरीज में जो क्लास ले रहा हूँ ना, मेरे साथ वो क्लास पूरी उसी क्रम में देखना। मैं पर्पसली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद में टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं पर्पसली प्रोनाउन नाउन के बाद में पढ़ाऊंगा। इन चीजों को मैं एक प्रॉपर ऑर्डर में बनाकर रखा हूं ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आप मेरे साथ उसी क्रम में पूरा एंड तक एक सीरीज में पढ़े। तो कुछ कुछ बच्चे लोग अगर मान लिया बीच का वीडियो स्किप कर रहे होगे, तो मेरी सलाह यह है कि मैं एक सीरीज लेकर आया हूं आप बच्चों के लिए, तो मेरे साथ उस सीरीज में चलिए। ठीक है, चलिए फटाक से शुरू करते हैं। नाउन एंड केस। नाउन एंड केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये केस टेबल। अगर आपको ये केस टेबल समझ में आ जाता है ना, अगर आपको ये केस टेबल क्लियर हो जाता है ना, तो समझिए फिर आपको मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बस थोड़ा मोड़ा इनका एप्लीकेशन बचा है, वो भी फट से बता दो, वो काम बन जाएगा। तो आपको केस टेबल समझ में आना चाहिए। इसको समझाने में 5-7 मिनट लूंगा भाई, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट और यही इस वाले चैप्टर की थ्योरी है। एक बार थ्योरी आपको समझ में आएगी तो नीचे तो इसके क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, जैसे हर बार करवाता हूँ। तो फिर वो क्वेश्चंस जो है तब बनेंगे ना जब आपको थ्योरी क्लियर होगी। तो फटाक से एक बार थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, चलो एक बार सुनो जरा, देखो जरा। ये लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस। पहले ना सारे के सारे केस समझा देता हूँ, फिर उसके बाद कौन से फॉर्म में कौन सा केस लगता है वो समझाऊंगा। एक है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जो दरअसल हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है जिसके बारे में बात चल रही होती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जिसके बारे में बात चलेगी वो सब्जेक्ट होगा और वो हमेशा कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है कि कर्ता, उस वाले सब्जेक्ट सेंटेंस में जो कर्ता होगा, जो काम करने वाला होगा, जिसके लिए काम करेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम ऑब्जेक्ट हो गए। मैं किसके लिए काम करूं, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं तो तुम ऑब्जेक्ट हो, मैं सब्जेक्ट हूं। पॉइंट है समझ में। तो तुम्हारे लिए लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, मेरे लिए लगेगा नॉमिनेटिव केस। मैं कहता हूं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, कर्ता मैं हूं तो मैं सब्जेक्ट बना। कर्ता जिसके लिए भी काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं तो तुम ऑब्जेक्ट बनोगे। समझ में आ गया। तो मेरे लिए लगेगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगला टर्म यहां पर लिखा हुआ है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन। पहले इस पोजेसिव शब्द का मतलब समझिए। पोजेसिव शब्द का मतलब होता है अधिकार जमाने वाली चीज। सीना आपको समझ में। अधिकार जमाने वाली चीज कहने का अर्थ यह है कि जब आप किसी पर अपना हक बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, ये मेरी घड़ी है। तो मैंने क्या किया, इस घड़ी पर मैंने अपना अधिकार जताया। सुंदर है, आई नो, गिफ्ट मिली है, लेकिन पॉइंट क्या है ये समझो। पॉइंट ये है कि जब मैं किसी चीज पर अपना अधिकार जमाता हूं तो उसे हम लोग पोजेसिव टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब पोजेसिव टर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है एडजेक्टिव और एक हो सकता है प्रोनाउन। मैंने आपको पोजेसिव बता दिया क्या होता है। पोजेसिव होता है अधिकार बताने के लिए। एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्या होता है जरा इसे समझिएगा। एडजेक्टिव और प्रोनाउन की आपको पहले परिभाषा बता रहा हूं, हालांकि इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आने वाली क्लास में आने वाला है, लेकिन आप पहले इनके डेफिनेशन को समझ लीजिए। यहां पर इसकी डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है हर वो शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाएगा। अब इस वाली बात को समझो, हर वो शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है
प्रोनाउन कहलाएगा, इस बात का मतलब यह है कि जब अपने नाउन की जगह पर कोई दूसरा शब्द यूज कर लिया तो अबे नाउन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो मतलब मैं ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे ना, तो क्योंकि प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर आ गया, तो इसका मतलब नाउन नहीं दिख रहा होगा। ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कैसे। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव की डेफिनेशन को सुनो। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन। विशेषण हर वो प्रकार के शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। तो मतलब मैं ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एडजेक्टिव है वो क्या कर रहा होगा? एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। ठीक है। अब नाउन को तब क्वालिफाई करेगा ना जब नाउन रहेगा। नाउन ही नहीं रहेगा तो क्वालिफाई किसको करेगा? तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया कि एडजेक्टिव सिर्फ तब आ सकता है जब नाउन पहले से हो। नाउन होगा तो उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ जाएगा। आगे बात समझ में? प्रोनाउन नाउन की जगह पर आएगा, इसका मतलब नाउन दिखना बंद हो जाएगा। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा, तो इसका मतलब यह है कि नाउन दिखते रहना चाहिए। इतनी बात दिमाग में डालिए। प्रोनाउन जब लगता है तो नाउन छुप जाता है। एडजेक्टिव नाउन जब दिखता है उसी को क्वालिफाई कर पाता है। इतनी बात आप दिमाग में डालिए। ये बात आपका समझना जरूरी है, और यही वाली बात से मैं आने वाले 4-6 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू अपनी बात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय। अब मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहां पर एक नाउन है। लिख के बताता हूं, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। देखो, मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, मैंने ये कहा। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो राम है ये नाउन है, ये बॉय भी नाउन है। अब इस बॉय की विशेषता बता रहा है गुड, तो ये एडजेक्टिव है। मतलब क्या हुआ कि राम जो है लड़का तो है लेकिन कैसा है? अच्छा है। तो ये अच्छा उसकी विशेषता हो गई। ठीक है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। नाउन की जगह पर आते कहने का अर्थ यह हुआ कि मैंने अब राम की जगह पे लगा दिया ही। अब देखो, जैसे ही मैंने ही लगाया तो राम गायब हो गया। अब तुम्हें राम कहां दिख रहा है? तो ये जो ही है ये दरअसल प्रोनाउन है। तुमने नोटिस किया मैंने क्या आपको बताने की कोशिश करी? मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जब प्रोनाउन आते हैं ना तो वो दरअसल नाउन की जगह पर आते हैं, और जब एडजेक्टिव आते हैं ना तो वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आते हैं। तो एडजेक्टिव हमेशा तभी आते हैं जब नाउन लिखा हुआ रहेगा। आगे बात पकड़ में। नाउन की जगह पर आया था इसलिए नाउन अब गायब हो चुका है। राम अब गायब हो चुका है। बस इतनी सी ही बात को समझो कि जब प्रोनाउन लगाऊंगा तो नाउन गायब हो जाएगा, और एडजेक्टिव सिर्फ तभी लगाऊंगा जब नाउन दिखता रहेगा। सिर्फ इतनी बात को समझो, अपना काम बनने वाला है आगे बहुत सारा, बहुत अच्छा खासा काम बन जाएगा। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर से वही रिफ्लेक्सिव टर्म। टर्म की डेफिनेशन को समझिए। जब कोई इंसान ने खुद की इमेज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ, अब मैं ये काम खुद करूंगा। मैं ये बोल सकता था कि मैं ये काम करूंगा, आई विल डू इट, लेकिन मैंने क्या बोला? अब मैं ये काम खुद करूंगा। मतलब क्या है कि मैं अपनी इमेज को प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कहता मैं ये काम करूंगा तो हाँ भैया जा कर ले, लेकिन जब मैं बोलता हूं अब मैं ये काम खुद करूंगा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? 10-12 लोग को काम दिया था, गए नाक कटा के आ गए। अब ये मेरी मूंछ पर बात आ गई है। अब क्योंकि मूंछ पर बात आ गई है तब मैं ये खुद करूंगा, प्रभावशीलता लाने के लिए। आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, तब ऐसा कहा जाएगा। आई बात समझ में? कंफर्टेबल है यहाँ तक? थोड़ा कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैंने क्या किया आपको, मैंने ना आपको ना सारे के सारे टर्म की एक बार डेफिनेशन समझा दी। अब डेफिनेशन लोग समझ चुके हैं, कैटेगरी वाइज एक एक बार सब कुछ सुनते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन
समझ में आने लगेगा, उसको कनेक्ट करने लगोगे आप। सुनते हैं, सुनो। पहला टर्म मैंने लिया आय। पहला जो टर्म है जो मैं ले रहा हूं विच इज आय। अब ये आय क्या कन्वे करता है एक बार जरा इतना समझना। आय दरअसल टर्म होता है मैं के लिए। मैं ये केस टेबल समझाने में जानबूझकर समय लूंगा, मतलब मेरे को इसमें समय चाहिए ही चाहिए। और यही तो चीज है जो थ्योरी है, बाकी तो आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन, उसको अप्लाई करता रहूंगा बस। आय का मतलब होता है मैं, ठीक है। मी का मतलब भी होता है मैं। देखो दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन कहां पर प्रयोग करना है इसी का ही खेल रहता है बस। आई जो है दरअसल नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में। अब जैसे मैं क्या कहने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इस वाली चीज को आप पकड़ने की कोशिश करो, सुना जरा। मैं कहता हूं आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं ये काम करूंगा। तो देखो मैं ये काम करूंगा नॉमिनेटिव केस के लिए हो गया, ठीक है। इट बिलोंग्स टू मी, इट बिलोंग्स टू मी। बात ना उस वस्तु पर चल रही है, ये वस्तु मुझसे संबंधित है, ठीक है समझ में। तो ये जो मी है ये दरअसल ऑब्जेक्टिव केस में रिलेटेड हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया। तो देखो आई और मी इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। अब आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माय भी होता है, आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन भी होता है, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ठीक है। अब ये माय और माइन कैसे यूज होते हैं, इनका क्या अलग अलग मतलब होता है। दोनों का मतलब मेरा ही है, दोनों का मतलब मेरा ही है। पॉइंट है आपको समझ में, दोनों का मतलब मेरा है, लेकिन दोनों किस तरह से यूज होंगे वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में समझाऊंगा। आगे बात पकड़ में। तो अभी आप क्या करो, अभी केस टेबल पर जो जो मैंने कॉलम बनाकर रखे हुए हैं ना, उन्हें आप थोड़ा सा ना याद करने की कोशिश करो। क्या याद कर रहे हैं सर मेरे को, कि आय का पोजेसिव एडजेक्टिव माय होता है और उसका पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, ये आप याद करने की कोशिश करो। अब इसमें कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है लगेगा, और ना ही कोई इतना मुश्किल है इसे याद करना, आप इसे बहुत आराम से याद कर सकते हो। और ये शब्द जब आपको याद होंगे तभी इनको हम लोग यूज कर पाएंगे, बिना इसको याद किए मैं यूज भी नहीं करवा पाऊंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आज की क्लास ना अच्छी स्ट्रिक्ट होने वाली है, तो मुझे भी आपका ना उतना ही एफर्ट चाहिए, ठीक। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आर, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आर सेल्व्स, ठीक है। इन दोनों का ही अर्थ हमारा होता है, इन दोनों का ही अर्थ होता है हमारा, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन कैसे यूज होगा, दोनों में फर्क क्या है वो अपना आने वाली स्लाइड पे समझ जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना। यू, यू, यूवर, यूवर्स, यूवर सेल्फ, ये यूवर सेल्व्स। अब थोड़ा सा इस वाली चीज को भी एक बार सुन लो। दरअसल क्या होता है कि जब भी मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने जाता हूं ना, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे भी दिमाग में डालो। तो जब मेरा जो नॉमिनेटिव केस होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे आई जो है सिंगुलर है, तो जब मैं इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाऊंगा, मतलब जब मैं किसी सिंगुलर टर्म का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाता हूं तो एफ यूज करता हूं। लेकिन जब मैं किसी प्लूरल टर्म का, वी का मतलब होता है हम, एक प्लूरल टर्म है, तो जब मैं किसी प्लूरल टर्म का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाता हूं तो एफ नहीं वीईएस यूज करता हूं, इसे दिमाग में डालो। जब सिंगुलर टर्म का आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो एफ यूज करेंगे, और जब प्लूरल टर्म का आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो आप वीईएस यूज करेंगे। आइडिया एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो जो यू है ना, यू, वो दरअसल सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अर्थों में यूज कर लिया जाता है। जैसे ये है, एफ का सेंस आता है तुम, और वीईएस का सेंस आता है तुम लोग। पॉइंट है समझ में। तो वो दरअसल सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही प्रयोग कर लिया जाता है, तो इसलिए एफ और वीएस दोनों लगा दिया मैंने। अगला है मेरे पास ही, जिसका बनेगा हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। शी का बनेगा हर, हर, हर्स, HERS, हर सेल्फ। इट, इट का बनेगा इट, इट्स, इसका कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स,
themselves। आइडिया मिल गया आप सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये हो गया सारा का सारा आप बच्चों के लिए केस टेबल। ये केस टेबल जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये ऐसा का ऐसा ही आपके दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट की नीड नहीं है, जितना करना था मैंने कर डाला है। अब इसको आप सीधा अपने दिमाग में डाल लो, आगे बात पकड़ में, इतना आपके दिमाग में सीधा सीधा चला जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं कट कर देता हूं। अब मैं आपको बता रहा था कि ये माय और माइन किस तरह से यूज होंगे, वो आपको आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, तो वही पहले समझा देता हूँ। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, पहले आप उसको इत्मीनान से देख लो। ठीक, चलो सुनते हैं। लिखा हुआ है योर ब्रदर इज रिच बट माय, या फिर माइन, माय या माइन में से कुछ यूज करना है। इज पुअर, इसकी हिंदी मीनिंग क्या बनेगी? मैं चाहे कुछ भी यूज करूं, इसकी हिंदी मीनिंग यही बनेगी कि तुम्हारा भाई अमीर है पर मेरा गरीब है। इसकी हिंदी मीनिंग यही बनेगी। ठीक है, अब जरा चीज को समझो कि यहाँ पर माय लगाना है कि माइन लगाना है, इस चीज को समझो। आपको ना मैंने अभी अभी पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि ये जो माय होता है ये एडजेक्टिव होता है, और जो माइन होता है ये आपको प्रोनाउन होता है। अब सर आपको कैसे पता चला? मेरे को टेबल से पता है, और वो टेबल मेरे दिमाग में फिट है एकदम। तो मेरे टेबल दिमाग में फिट है तो मैं देख कर ही पता लगा लेता हूँ कि क्या एडजेक्टिव है क्या प्रोनाउन है। वो आपको टेबल दिमाग में रखनी पड़ेगी, तो आप भी ऐसे देखकर अंदाजा लगा लोगे कि क्या एडजेक्टिव और क्या प्रोनाउन है। अब मेरे को उनकी डेफिनेशन ही पता है जो मैंने आपको बता रखी। डेफिनेशन क्या बताया? प्रोनाउन होगा तो नाउन की जगह पर आ जाएगा, और अगर एडजेक्टिव होगा तो नाउन के लिए आएगा। अब बात को समझो, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा ब्रदर, ये ब्रदर नाउन है, तुम्हारा भाई, यहां पर नाउन होना चाहिए था ब्रदर, लिखा है क्या? ब्रदर तो नहीं लिखा है। ब्रदर क्यों नहीं लिखा है? लिखा था लेकिन उसकी जगह किसने ले ली? इस प्रोनाउन ने ले ली। तो क्योंकि नाउन छुप चुका है, और इसको छुपाने वाला कौन होता होगा? प्रोनाउन। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि क्योंकि नाउन दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रदर तो मैंने हाथ से लिखा है, सेंटेंस पे कहां लिखा था? क्योंकि ब्रदर मतलब कि नाउन दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी कैसे आएगा? आप जिस भी तरीके से सोचना चाहो सोच सकते हो। तो यहां पर आना चाहिए माइन। माइन इसका सही जवाब होगा। क्यों? रीजन ये है कि नाउन दिखाई नहीं दे रहा है। नाउन दिखेगा तो ही एडजेक्टिव लगाया जाएगा। इतनी बात गई आपके दिमाग में कि कब एडजेक्टिव लगाते हैं और कब प्रोनाउन लगाते हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी? क्लियर है यहाँ तक? ओके है? तो अगर ये बात समझ में आई हो और ऐसा लगा हो कि हाँ भाई एकदम समझ में आ गई ये चीज को, तो एक लाइक वाला बटन है और कमेंट वाला सेक्शन है। कोई बात अगर अच्छी लगी हो बिल्कुल कमेंट में टाइप करके मुझे उसे जानने दो, ताकि मैं कंटेंट की क्वालिटी को और बढ़ा सकूं। कोई बात अगर अच्छी नहीं लगी हो वो भी चैट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसको भी सुधारने की। ठीक है, चलो सुनते हैं। योर, योवर्स पेन इज ब्लू। वो कह रहा है तुम्हारी पेन नीली है। ये पेन दरअसल नाउन है। अब ये नाउन मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर वो बोला होता कि तुम्हारी नीली है, तो फिर मैं सोचता कि क्या नीला है भाई, वो पूछने की जानने की जो कोशिश कर रहा है वो। लेकिन अभी तो साफ साफ बोल दिया ना भैया पेन नीली है। तो क्योंकि नाउन साफ साफ दिखाई दे रहा है तो मेरे को समझना पड़ेगा इसमें क्या एडजेक्टिव होता है और क्या प्रोनाउन होता है। ये एडजेक्टिव होता है और ये प्रोनाउन होता है। सर आपको कैसे पता? मेरे को केस टेबल से पता है बच्चे, आपको ही पता चल जाएगा। केस टेबल दिमाग में डालो। तो सीन क्या है कि नाउन क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है तो इसको क्वालिफाई करने के लिए ऑब्वियसली कौन आएगा? एडजेक्टिव। तो यहां पर आना चाहिए था युवर, युवर पेन इज ब्लू। आई गेस ये दो एग्जाम्पल से मैंने अपनी वाली बात समझा दी होगी कि कहां पर एडजेक्टिव लगाया जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव लगाया जाता है, और कहां पर पोसेसिव प्रोनाउन लगाया जाता है। आई गेस मैंने अभी वाली बात आपको समझा दी होगी। अब इस वाली बात को समझ लेने के बाद हम लोग चलते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल्स में। अब ये ना नाउन एंड केस के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। इनको अगर आप समझ लोगे ना तो फिर मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि कुछ सीखे भाई सर से। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला वाला अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो क्या सीन बनेगा? राम्स बुक, द बुक ऑफ राम। अब देखो जरा,
इस वाली दोनों चीज को समझना, ये वाली दोनों चीज को समझो। ये कहता है राम्स बुक और ये कहता है द बुक ऑफ राम। मतलब मैं ये कहने की कोशिश करूंगी इन दोनों अर्थों से ना सेम बात ही कन्वे होती है। द बुक ऑफ राम का मतलब होता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना और समझने की कोशिश करना। द बुक ऑफ राम का मतलब होता है कि ये किताब राम की है। और जब मैं अपोस्ट्रोफी एस टर्म का यूज करता हूं तो अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ भी होता है की या फिर का, जो भी अपने भाषा के हिसाब से आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लेना। तो ये राम्स बुक का भी अर्थ है कि यह किताब राम की किताब है या राम की किताब, इसकी सीधी मीनिंग बनेगी। सीना है आपको समझ में? तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि राम की किताब कहने के दो तरीके हैं। पहला तो तरीका यह है कि आप ऑफ लगाकर कह दो, जिसका अर्थ का के की होता है। और दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका है अपोस्ट्रोफी एस लगाकर कह दो, जिसका अर्थ भी वही का के की हुई होता है। तो अगर मैं कहता हूं राम्स बुक तो उसका अर्थ होगा राम की किताब। अगर मैं कहता हूं द बुक ऑफ राम, उसका भी अर्थ होगा राम की किताब। मतलब यह कि दोनों की ही मीनिंग राम की किताब ही है। तो सर फर्क कहां पर है? हम कैसे समझे कि कहां पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, कहां पर ऑफ लगाना है? ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। करेक्ट बात है तुम्हारी, तुमको दोनों के बीच का लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। अब बेसिक डिफरेंस को दरअसल समझो। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए लगेगा और ये फॉर ऑल होगा। यही फर्क है। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा सजीवों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑफ सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। अब इस वाली बात को भी अच्छे से समझो। कई कई दफा ना स्कूल में ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि अगर आपको ऑफ सजीव के साथ लगा दिखे तो उसे गलत कर देना। गलत है, वो एकदम गलत पढ़ाया गया आपको। सही क्या है दरअसल बात को समझो। हाँ ये ठीक है कि भाई जो अपोस्ट्रोफी एस है वो नॉन लिविंग के साथ गलत होगा, ये वाली बात सही है। जो अपोस्ट्रोफी एस है हाँ वो नॉन लिविंग के साथ गलत होगा, लेकिन ऑफ लिविंग के साथ गलत हो ये बात एकदम गलत है। ये हमेशा सही होगा, ऑफ लिविंग के साथ सही होता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि ना हम लोग ना जब कुछ भी बात कहते हैं या फिर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ये एक्सपेक्टेड होता है हमसे कि बहुत ही छोटे और कम शब्दों में सामने वाले को हम अपनी बात कह दें। इससे सामने वाले की समझदारी भी दिखाई देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप दो लाइन एक्स्ट्रा बोलकर अपनी बात कह रहे हो तो कोई आपको बात सुनने ही नहीं, कोई बात आपकी सुनेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नॉलेज की कहीं कमी है, लेकिन आपकी बात सुनी जरूर जाएगी। तो मेरी पॉइंट क्या है इस चीज पर, आप जरा इस वाली चीज को समझो। मेरा पॉइंट दरअसल ये है कि अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग के लिए यूज होगा, ये वाली बात एकदम तय है। लेकिन ऑफ हमेशा लिविंग के लिए यूज हो ये जरूरी नहीं है। ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में लगाया जा सकता है, उसकी आपको छूट है। तो कभी भी अगर मान लिया आपको लिविंग के लिए ऑफ लगा हुआ दिखे तो उसे गलत मत करके आ जाना। एग्जामिनर आपकी इस गलतफहमी का फायदा उठाता है। पॉइंट है आपको समझ में? वो जानबूझकर ऐसा सेंटेंस बनाकर देगा जिसमें आपको दिखेगा कि लिविंग के साथ उसने ऑफ का प्रयोग किया हुआ होगा। जैसे यहां पर ऑफ राम के साथ प्रयोग हो रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग ना ये सोचने लग जाते हैं कि यार अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए था, ऑफ लगा दिया मतलब गलत कर दिया, और उसको गलत मार के आ जाते हैं। गलत बात की है तुमने। यहां पर ये भी सही है, यहां पर ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन सुनने में अच्छा राम्स बुक है, इसीलिए सामान्य रूप से राम्स बुक कहा जाता है, बुक ऑफ राम कहा नहीं जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया, वो भी सही है। तो पेपर में अगर कभी लिविंग के साथ ऑफ लगा हुआ दिखे तो उसे गलत मत मारना, वो भी सही ही होगा। स्वीकार करते हो इतनी बात को? तो मैंने आपको क्या सिखाया? जो सिखा रहा हूं टू द पॉइंट उसी को दिमाग में जाने देना। और मैं एकदम वो वाली इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके काम आएगी। टाइम पास वाली इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ जो कहीं पर बोल के थोड़ा बहुत मजे भी ले लिया अपन। उतना भी अपने समय नहीं है, पहले अपने को पेपर क्लियर करना है। तो जो सिखा रहा हूँ वो एकदम एग्जाम के पॉइंट से सुपर मोस्ट सिखा रहा हूँ, और उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। ठीक है, अब जरा बात को समझो मैंने क्या सिखाया है। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग के लिए लगाया जाता है, हमेशा लिविंग के लिए, मतलब लिविंग के लिए। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब वो अपवाद तो दुनिया में हर जगह है,
खुद पृथ्वी भी एक अपवाद है। भाई हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, 8 में से एक ही ग्रह पर जीवन संभव है, अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? तो अब खुद पृथ्वी ही एक अपवाद हो गई है, तो क्या करें उसका? पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत अगर एक्सेप्शन कहीं मिले तो उससे लेकर परेशान नहीं होना है, उसे स्वीकार करना है। ठीक, अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा किसके लिए लगेगा? लिविंग थिंग्स के लिए लगेगा। ठीक है, और ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग सब के लिए लग जाता है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन्स फादर, मोहन्स फादर ये एकदम सही है, इसका अर्थ होगा कि मोहन के पिता। ठीक है, द वॉल्स पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ वॉल। अब जरा इस वाली चीज को समझना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, द वॉल्स पेंटिंग, द पेंटिंग ऑफ वॉल। अब देखो यहां पर थोड़ा सा फोकस करो, ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया, ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया, इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होगा का कई की। तो मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दीवाल की पेंटिंग, अब दीवाल की पेंटिंग मैं अपोस्ट्रोफी एस से कह सकता था, लेकिन मैंने आपको कंडीशन लगा कर दी कि अपोस्ट्रोफी एस हमेशा किसके लिए लगाना? लिविंग के लिए लगाना। ये वॉल लिविंग होगी क्या? नहीं, तो ये वाली चीज 100% गलत है। वॉल्स पेंटिंग कभी नहीं लिखा जाएगा। तो एग्जाम में अगर कभी अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ लगा हुआ दिखे तो आंख मूंद करके गलत टिक कर देना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में आपको इस वाले लेक्चर में मुझसे सीख कर जाना है। एकदम उड़ते हुए हवा में नहीं पहुंच जाना, अरे बाप रे मेरे को पता चल गया, आप आने दो एग्जाम में क्वेश्चन। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, हाँ, लेकिन मोटे तौर पर आपके दिमाग में ये बात रहे कि अपोस्ट्रोफी एस हम लोग कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाते हैं, मोटे तौर पर ये होता है। ओके, कुछ हार्डली 1-2 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंसिडरेबल है, बाकी नहीं है। द पेंटिंग ऑफ वॉल मतलब कि दीवाल की पेंटिंग, इसका अर्थ है, जो कि एकदम सही बात है। क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा था कि जो ऑफ है वो लिविंग नॉन लिविंग हर किसी के साथ लगाया जा सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल लगाएंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट है अ टेबल्स लेग, अ लेग ऑफ टेबल। देखो अपोस्ट्रोफी एस है, टेबल के लिए लगा रहा है, टेबल नॉन लिविंग है कि नहीं है? नॉन लिविंग है, तो इसका मतलब ये वाली बात गलत है। द लेग ऑफ टेबल, बात एकदम सही है। आगे बात पकड़, गर्ल्स 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 कॉलेज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिले आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पता करना है। ठीक है, अब मेरे को 4 ऑप्शंस मिले और मेरे से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, मेरे को ये उसको बताना है। अब जरा आप इस वाली चीज को समझो, गर्ल जो है ना, गर्ल वो दरअसल लिविंग होता है, तो उस केस में अपोस्ट्रोफी एस वैलिड होता है, अपोस्ट्रोफी एस वैलिड होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए था, चारों में से कोई भी संभवतः लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जरा इस वाली चीज को समझो, क्योंकि यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कॉलेज, क्योंकि यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं आज वाले लेक्चर का, मिस मत कर देना। क्योंकि यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कॉलेज, कॉलेज का अर्थ क्या होगा भाई? कॉलेज का अर्थ ये होगा कि जहां पर बहुत सारी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आ रही हैं, है ना? अभी एक बच्ची आएगी तो उसको तुम कॉलेज बोलोगे क्या? वो तो होम ट्यूशन हो गया ना। कॉलेज का बना, कॉलेज का बनेगा जब बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो क्योंकि उसने यहां पर टर्म कॉलेज यूज किया है, तो मुझे यह समझना होगा कि उसके साथ जो नाउन प्रयोग होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। दिमाग में गई बात? कॉलेज के लिए जो गर्ल होगी वो फॉर श्योर प्लूरल में होनी चाहिए। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? यहां पर देखो तुम, यहां पर लिखा हुआ है गर्ल अपोस्ट्रोफी एस। अब ये जो गर्ल अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस वाली चीज को समझो। ये गर्ल अपोस्ट्रोफी एस जो होता है ना बच्चे, गर्ल अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब प्लूरल नहीं होता है। गर्ल यहां पर सिंगुलर ही है, और जो अपोस्ट्रोफी एस है वो तो का के की वाली बात को बताएगा ना। लड़की की स्कूटी, गर्ल्स स्कूटी, मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब है लड़की की स्कूटी, सही बात है ये एकदम, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन स्कूटी किसी एक इंसान की हो सकती है, तो इसलिए गर्ल सिंगुलर था और अपोस्ट्रोफी उसके साथ प्रयोग भी किया गया, जो कि मतलब सही बात थी। लेकिन कॉलेज, कॉलेज के साथ जो टर्म आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। ये जो गर्ल है, ये जो गर्ल है ये सिंगुलर है, तो क्योंकि बच्चे ये सिंगुलर है ना, इस वजह से इसके साथ में, कॉलेज के साथ में हम लोग सिंगुलर टर्म नहीं लगा सकते, ये इसका आंसर नहीं बनेगा। समझो कि मैंने उसे क्यों डिस्कार्ड कर दिया, क्यों कैंसल आउट कर दिया मैंने उसे, समझो आप। ठीक है तक?
कंफर्टेबल है इस वाली बात को लेकर अपन लोग? अब दूसरी बात को समझो। गर्ल्स प्लूरल है, सही बात है, लेकिन मेरे को कहना है लड़कियों का कॉलेज। गर्ल्स से लड़कियों वाली बात कन्वे होती है, कॉलेज से, कॉलेज है वो समझ में आ जाता है, लेकिन का किधर है? का किधर है? का भी तो बताओ। नहीं बताया उसने तो मैंने नहीं लिया। यहां पर गर्ल्स प्लूरल है, यहां भी गर्ल्स प्लूरल है, मतलब ये इतनी चीज प्लूरल और इतनी चीज प्लूरल वाली बात को कन्वे कर रही है, मतलब ये चीज एक्सेप्टेबल हो सकती है, लेकिन चुनना तो किसी एक को ही पड़ेगा। अब अगर मान लो मैं इसे चुन लेता हूं तो ये क्या कन्वे करेगा? इतना वाला गर्ल्स कन्वे करेगा लड़कियों, और इतना वाला जो है कन्वे करेगा का, लड़कियों का, और लिखा हुआ है कॉलेज। सही लग रहा है यार, इसको मेरे को टिक कर देना चाहिए? गलत। अगर तुमने इसको टिक कर दिया मैं बड़ा डांटूंगा इस वाले लेक्चर को अटेंड करने के बाद। सुन लो, ये दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है और सारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है। आखिर क्यों? समझो मेरी बात को। गर्ल्स लड़कियों, अपॉस्ट्रोफी एस, का के की वाली बात, तो लड़कियों का कॉलेज, बात तो सही लग रही है एकदम सर, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इसे प्रोनाउंस करते हो, मैं एक बार आपको प्रोनाउंस करके बताता हूं, मैं कैसे पढ़ूंगा इसे। गर्ल्स कॉलेज। आज तक कभी ऐसा किसी को बोलते हुए सुना है तुमने दुनिया में? ये पहली बार मैं बोल गया तुम्हारे लिए ताकि तुम सीख सको। गर्ल्स कॉलेज, ये किस टाइप का टर्म बोला मैंने? नहीं होता ऐसा कुछ, हम नहीं सुने सर आज तक। सच बात है, तुम सुने भी इसलिए नहीं क्योंकि होता भी नहीं है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ अपॉस्ट्रोफी एस का के की वाली बात को बताते, और इस पर्पस से यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया भी गया था। लेकिन अगर कभी, बात को समझना तुम, लेकिन अगर कभी अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के बाद हिसिंग साउंड आ जाए, मैंने कैसे बोला? गर्ल्स कॉलेज, हिसिंग साउंड निकाल दिया ना मैंने। लेकिन तो कभी अगर हिसिंग साउंड आ जाए तो उस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस में से एस को हटा देते हैं, तो ऐसा दिखाई देने लगता है, ऐसा, जिसमें इस स्थिति में ये सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ही काके की वाली बात को बताने लग जाता है। तो जो सही होगा वो ये होगा, इसको मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? गर्ल्स कॉलेज, जिसमें गर्ल्स प्लूरल है, अपॉस्ट्रोफी काके की वाली बात को बताएगा, और कॉलेज तो लड़कियों का कॉलेज, ऐसा। ये इसका सही जवाब होगा। पॉइंट है समझ में? अब इसी तरह के ना कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं तो बात मुझे और अच्छे से समझ में आने लगेगी। देखो, मस्त मस्त एग्जांपल लूंगा, तुम्हें पढ़ के मजा आ जाएगा, तुम देख के मजा आ जाएगा, लगेगा कि मतलब आज वाली क्लास में सर के साथ कुछ तो मैं सीखा हूं यार, समय नहीं जाया हुआ मेरा। हॉस्टल लिखा हुआ है, हॉस्टल कब बनता है? कब बनता है हॉस्टल? तुम खुद से पूछो, जब बहुत सारे लड़के होंगे। अभी तुम एक ही लड़का रखोगे तो हॉस्टल कैसे बनेगा? तो रूम बन जाएगा। सर मैं रूम जा रहा हूँ, लेकिन सर मैं हॉस्टल जा रहा हूँ कब बोलते हो? जब वहां बहुत सारे लड़के रहते होंगे, है ना? तो बहुत सारे लड़के रहेंगे, इसका मतलब को बॉय प्लूरल में चाहिए, ये सिंगुलर में है इसलिए गलत है। प्लूरल में चाहिए था, लेकिन लड़कों का हॉस्टल में बोलना चाहता था, ये भी गलत हो गया। यहां पर का नहीं लिखा हुआ है, लड़कों और हॉस्टल लिखा हुआ है, का किधर है? इससे लड़कों का हॉस्टल कन्वे हो जाता है, लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूं तो कैसा पढ़ूंगा? इसको पढ़ के देखो तुम, बॉयसेस बोला था ना, जब भी हिसिंग साउंड आने लगता है अपोस्ट्रोफी एस लगाने पर, तो आप अपोस्ट्रोफी एस में से इस एस को हटा देते हो। जैसे एस को हटाऊंगा तो इस तरह से दिखने लगेगा, और ये सही होगा। तो जो सही है वो है बॉयज हॉस्टल, सही है एकदम, 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्यों पता है? क्योंकि आज तक ना दुनिया वाले ऐसा लिखते हैं बॉयज हॉस्टल को, और मैं इस वाली चीज को लेकर श्योर हूं कि तुमने कभी ना कभी इस वाली चीज को जरूर कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा हुआ किसी ना किसी हॉस्टल के ऊपर। वो चले जाना जो है किसी कॉलेज वॉलेज के पास में, वहां पर हॉस्टल होते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। ये 100% गलत इंग्लिश है, लेकिन वो बड़ा बड़ा पेंट भी करवा के रखे, ये बॉयज हॉस्टल है, 100% गलत लिखा है, ये सही है। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। डिमांड्स, डिमांड्स में ना एस लगा हुआ है। बहुत सारी डिमांड आई है। बहुत सारी डिमांड कब आएगी? जब बहुत सारे लोग होंगे। पॉइंट है समझ में?
तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड आ गई है, बहुत सारे लोग होने चाहिए। अब देखो अगर मैंने कहा वर्कर्सेस तो गलत हो गया। ये दोनों हालांकि सेम हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, दोनों ही हालांकि सही है। वर्कर्स वर्कर्स ये सही होना चाहिए था, दोनों ही एकदम करेक्ट है। बाकी हिसाब से उसको ऐसा लिखा होना चाहिए था, मतलब लिखने में क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, टाइपिंग गलती, यहाँ पर ये ऐसा लगना चाहिए था वर्कर अपोस्ट्रोफी एस, तो मैं कहता कि हाँ ये वाली बात गलत है और फिर वाली सही है। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया, माइंड मत करना मेरे ख्याल से, लेकिन आप बात कंसेप्ट समझ गए होगे। अगला है स्ट्राइक। स्ट्राइक माने कि हड़ताल पर बैठे, तो डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है भाई, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। डॉक्टर बहुत सारे हैं लेकिन की किधर है, एक ही डॉक्टर बैठ गया हड़ताल में, डॉक्टर से हिसिंग साउंड आ गया, इसलिए सही होगा डॉक्टर्स स्ट्राइक। अगला है टीचर्स 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 टीचर्स। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, आप मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी समझ से कौन सा वाला सही होना चाहिए था। चैट सेक्शन में हम लिख कर बताइएगा। टीचर्स डे मनाते हो ना, हैप्पी टीचर्स डे बोलते हो ना अपने शिक्षकों को, तो मुझे चैट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आप टीचर्स डे कैसे लिखकर मनाते हो। बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखते होगे ना, क्लास में टीचर के आने के पहले बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखते होगे हैप्पी टीचर्स डे, ऐसा लिखते होगे ना। तो आप क्या लिखते हो इसमें से, 1 2 3 4 डे कौन सा वाला सही है, ये मुझे आप चैट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरे आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा कि आप टीचर्स डे किस तरीके से लिखते हैं, मुझे ये जानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।